हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बढ़िया से होंगे, खैरियत से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज आपका सेक्शन ऑफ करंट अफेयर्स। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब भी जानते हैं, सबको मालूम भी होगा कि आने वाले जो हमारे जेके एसएसबी के एग्जाम्स हैं, जिसमें आपका पटवारी का एग्जाम है, इसके अलावा आने वाली जो वैकेंसीज है जिसमें आपका नायब तहसीलदार होगा, और इसके अलावा भी आने वाली वैकेंसीज जो अगस्त के महीने में एडवर्टीज की जाएंगी, जिनका अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद 6000 वैकेंसीज एडवर्टीज होने जा रही हैं जेके एसएसबी की तरफ से नेक्स्ट महीने। इसके अलावा सेंट्रल लेवल की बात करें तो एसएससी के फॉर्म आजकल अप्लाई हो रहे हैं। एसएससी के अलावा एमटीएस के भी फॉर्म निकले हैं, इसके अलावा सीएचएसएल के भी फॉर्म निकले हैं, और इसके अलावा आजकल सीएचएसएल का आई थिंक एग्जाम भी हो रहा है। तो इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए कहीं ना कहीं करंट अफेयर वाला सेक्शन जो है काफी ज्यादा वेटेज रहता है, और आज से हम इस सीरीज के माध्यम से यही कंटिन्यू करेंगे। और आपका जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए जो आपके लिए हेक्टिक होता है, वो आज से आपके लिए हेक्टिक होना खत्म हो जाएगा। दोस्तों, करना क्या है, आपको ये करंट अफेयर्स आपके लिए भी अवेलेबल हो जाएगा, आपके पास भी है। आपको करना क्या है, आपको गूगल ओपन करना है या क्रोम ओपन करना है, वहां पे जाके आप लिखिए जॉब्स अड्डा की वेबसाइट। आप लिखिए इस वहां पे जॉब्स अड्डा इंस्टीट्यूट, जॉब्स अड्डा इंस्टीट्यूट आप सर्च कीजिए, आपके सामने ओपन हो जाएगा जॉब्स अड्डा इंस्टीट्यूट का पोर्टल। यहां पे आपको क्या करना है, क्लिक कीजिए वेबसाइट के ऊपर, और आपके सामने ओपन हो जाएगा पूरा जॉब्स अड्डा का पेज, जिसमें आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स है, हमारे एग्जाम्स हैं, होम है, क्विज भी यहाँ पे होगा, लेटेस्ट कोर्सेज के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा जॉब्स अड्डा के चैनल्स हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आपको क्लिक करना है दैट इज करंट अफेयर की सेक्शन के ऊपर, और आपके सामने करंट अफेयर की सारी सेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और ये जो करंट अफेयर्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, ये आपको डे बाय डे डिस्प्ले हो जाएंगे, और मैं क्या करूंगा, यहीं पे इन्हीं करंट अफेयर्स को आसान भाषा में आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये करंट अफेयर जो यहाँ पे सामने डिस्प्ले के ऊपर, आपकी फोन के ऊपर, बताइए क्या ये डिस्प्ले हो रहा है, वीडियो क्वालिटी कैसा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ी तो हम इसको आगे जाके इंप्रूव करेंगे। तो आइए आज जानते हैं पहला करंट अफेयर आज की डेट का, वो क्या है, दैट इज आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई साइंस अप फॉर प्रोजेक्ट नेक्सस। दोस्तों, आप सब जानते हैं आरबीआई क्या है हमारे पास, आरबीआई के इतिहास के बारे में भी हम जानेंगे। इसकी यही खूबसूरती रहेगी कि इसके साथ साथ मैं आपको आरबीआई के बारे में भी थोड़ा बहुत इन ब्रीफ आपके आरबीआई की हिस्ट्री बताऊंगा। तो देखिए करंट अफेयर क्या है, दैट इज आरबीआई ने क्या किया है, साइन किया है, दैट इज प्रोजेक्ट नेक्सस। हम जानेंगे क्या है ये प्रोजेक्ट। करंट अफेयर में बन सकता है सवाल क्या बनेगा कि आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस को साइन किया। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और ये इनिशिएटिव किस कंपनी को दिया गया है। तो डिस्कस करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो क्या है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ज्वाइंड प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट, दैट इज नेक्सस। क्या है नेक्सस, ये एक ग्लोबल लेवल पर इनिशिएटिव लिया है आरबीआई के द्वारा, जिसमें क्या होगा, स्ट्रीमलाइन क्रॉस बॉर्डर की जो पेमेंट होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चाइना की जाके, हिंदुस्तान का बंदा चाइना है, चाइना से वो क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, ठीक है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, उस पर्पज के लिए है क्या, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बाय लिंकिंग। क्या लिंक किया जाएगा, दैट इज एफपीएस, दैट इज फास्ट पेमेंट सिस्टम। सिंपली याद रखिए, ठीक है, किसके साथ, विद डिफरेंट कंट्रीज के साथ, और किस तरह से होगा, जिसमें इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट
इंटरफेस को कनेक्ट किया जाएगा एफपीज के साथ। सिंपली याद रखिए, यहां तक जो मैंने अभी बताया, क्या किया है, आरबीआई ने एक प्रोजेक्ट साइन किया है नेक्सस का। नेक्सस में क्या होगा, जितनी भी क्रॉस बॉर्डर लाइन से क्या होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो ट्रांजैक्शंस जो है उनको कनेक्ट किया गया है, दैट इज यूपीआई के साथ। और किस किस कंट्री के साथ किया गया है, विद एफीज इन मलेशिया के साथ, इसके अलावा फिलीपाइंस के साथ, सिंगापुर के साथ और थाईलैंड के साथ। ये जो प्रोजेक्ट नेक्सस है, दूसरी बात, प्रोजेक्ट नेक्सस जो है इसको इनिशिएट किसने किया है, दैट इज बिस इनोवेटिव हब। अब ये बिस इनोवेटिव हब क्या है दोस्तों, ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको हिंदुस्तान में एस्टेब्लिश कब किया गया था, एक एक्ट लाया गया था इसके लिए, इंडियन पार्लियामेंट एक्ट इन 1986 में। और बाद में इसको हायर किया गया, इंप्लीमेंट किया गया 1987 से। ये जो आपका बिस इनोवेटिव हब है ये काम कर रहा है। तो याद रखिए, नेक्सस जो प्रोजेक्ट है इनिशिएट किया है बिस इनोवेटिव हब ने, जिसका काम क्या है, स्टैंडर्डाइज ग्लोबल पेमेंट मेथड करना। कैसे करना, एक एनहांसिंग स्पीड से, और रिड्यूस करना, क्या, कॉस्ट को रिड्यूस करना। आपको मालूम होगा कि जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांजैक्शन होती है तो वहां पे कॉस्ट लगती है। तो आरबीआई ने एक प्रोजेक्ट साइन किया है नेक्सस के साथ, जिसका मेन मकसद क्या है, आसान भाषा में समझेंगे हम तो मेन मकसद है कि क्रॉस बॉर्डर से जो ट्रांजैक्शंस होती है उनको क्या बनाना, आसान बनाना, एफिशिएंट वे में होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, लेस कॉस्टली होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों की पॉइंट्स की अगर इस स्कीम की हम बात करें, इस प्रोजेक्ट की, तो की पॉइंट्स क्या रहेंगे इसमें, द मल्टीलेटरल अप्रोच ऑफ प्रोजेक्ट नेक्सस, ये हेल्प करेगा, विल हेल्प इन एनहांसिंग द इंटरनेशनल रीच। इंटरनेशनल रीच के लिए हमें एनहेंस करेगा। और इसके अलावा इसमें आएगा एफिशिएंसी ऑफ इंडियन पेमेंट सिस्टम। जो भी पेमेंट्स होंगी विद फॉरेन कंट्री के साथ, बॉर्डर क्रॉस लाइन बॉर्डर के साथ, उसमें क्या होगा, एफिशिएंसी आएगा, और इससे हमारा क्या होगा, एनहेंस होगा हमारा पेमेंट सिस्टम। इसके अलावा की पॉइंट्स की बात की जाए तो दिस इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव में इन्वॉल्व कौन होगा, दैट इज बिस इनोवेटिव हब, जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि 1986 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में इसको लाया गया और 1987 में इसने काम करना शुरू किया था। जिसका मकसद क्या है, कोलैबोरेट करना मल्टीलेटरली के लिए, किसके लिए, टू इंक्रीज पेमेंट एफिशिएंसी एंड स्पीड। आसान भाषा में कहा जाए, जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी क्रॉस बॉर्डर लाइन से, उनको एफिशिएंट वे में ट्रांसफर करवाना और आसान बनवाना, लेस कॉस्टली बनवाना। आखिरी पॉइंट की बात की जाए तो दिस विल रिजल्ट इन, इससे क्या होगा, रिजल्ट होगा, बेनिफिट होगा पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन। लोगों को भरोसा आएगा, जिससे क्या होगा, एफिशिएंट वे में और लेस कॉस्टली क्या होगा, इसमें काम होगा। उसके बाद अगर हम दोस्तों यहां पे बात करें तो अभी हमने क्या पढ़ा कि आरबीआई ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो हमें यहां पे हमें यहां पे जानना पड़ता है कि आरबीआई है क्या। तो आरबीआई के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, इन ब्रीफ मैं आपको यहां पे डिटेल दूंगा। आरबीआई जो है ये हमारे पास क्या है, तो आरबीआई जो है दोस्तों ये है हमारे पास, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की बात करें तो हिंदुस्तान के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। और इसकी बात करें इतिहास की कि इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, तो याद रखिए 1926 में जब हिंदुस्तान में अंग्रेज थे, ब्रिटिश रूल था, क्राउन रूल था, तब क्या किया गया, एक कमीशन बिठाया गया था, जिसका नाम क्या है, दैट इज हिल्टन यंग कमीशन, जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। और हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशंस के ऊपर क्या किया गया था, आरबीआई का एक्ट लाया गया। और एक्ट कब लाया गया, एक्ट लाया गया 1934 में,
दैट इज आरबीआई एक्ट ऑफ इंडिया। आरबीआई एक्ट ऑफ इंडिया, इसी के तहत क्या हुआ है दोस्तों, 1935 1 अप्रैल को क्या किया गया, दैट इज आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था। ये बातें हो गई, दैट इज आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया कब, 1 अप्रैल 1935। उसके बाद दोस्तों जब आरबीआई को बनाया गया था तो तब इसका मेन हेडक्वार्टर कहां पे था। जब आरबीआई को बनाया गया था 1935 में एस्टैब्लिश किया गया, तो तब इसका मेन हेडक्वार्टर था दोस्तों कहां पे, दैट इज इन कलकत्ता, जो कि आजकल है कोलकाता। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1937 में आरबीआई के हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया गया। आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ हेडक्वार्टर। कहां से कहां, फ्रॉम कलकत्ता टू मुंबई। और दोस्तों ये काम कब हुआ, मुंबई जो है आजकल बॉम्बे वाला पार्ट है, और याद रखिए 1937 को क्या हुआ, मुंबई जो है हमारे पास, इसको बनाया गया क्या, दैट इज परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई। अगर आपसे आज कोई पूछे परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई कहां पे है, तो दैट इज इन मुंबई। आरबीआई की दूसरी बात की जाए कि आरबीआई ये काम कैसे करता है, तो दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि आरबीआई जो है ये काम करता है, इसका एक हेड होता है, और हेड कौन होता है, जिसको कहा जाता है दैट इज गवर्नर। और गवर्नर्स की अगर हम बात करें तो आज तक जब से एस्टेब्लिशमेंट हुआ है टिल 1935 से लेकर आज चल रहा है 2024, आज तक आरबीआई के टोटल गवर्नर्स कितने बनाए गए हैं, दैट इज 25 गवर्नर्स। टोटल 25 गवर्नर अपॉइंट हुए, और 25 गवर्नर जो हैं इनमें से आपको याद रखना है कुछ फैक्चुअल डेटा, जैसे कि पहला आरबीआई का गवर्नर कौन बनाया गया था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो दोस्तों वो कौन बना था, ब्रिटिश रूल था, और तब बनाया गया था, दैट इज आपका सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इसको बनाया गया था, दैट इज फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। और कितने सालों के लिए रहा था, सिर्फ ये 2 साल के लिए रहा था, दैट इज फ्रॉम 1935 से लेकर 1937 एडी तक। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद एक और अंग्रेज बनाया गया आरबीआई का गवर्नर, लेकिन उसको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि इंडियंस की तरफ से आरबीआई का पहला इंडियन गवर्नर कौन बना। तो आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का पहला इंडियन गवर्नर कौन बना था, तो दोस्तों उसका नाम है सर सी.डी. देशमुख। और सर सी.डी. देशमुख जो है ये पहले इंडियन के होने के बावजूद, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई होने के बावजूद, इसके अलावा क्या है, ये 1949 में जब ये आरबीआई के गवर्नर थे, तो तब क्या हुआ था, जब ये आरबीआई के गवर्नर थे तो तब आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। कब हुआ था, 1949 में, दैट इज नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। दोस्तों अब ये नेशनलाइजेशन क्या होता है आरबीआई का, तो नेशनलाइजेशन होता है विच मीन ये बैंक चले जाना किसके अंडर, सरकार के अंडर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात की जाए आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई को चलाने वाले टोटल कितने गवर्नर्स आज तक बने, 25 गवर्नर। लेकिन इसके अलावा टोटल स्ट्रक्चर की बात करें कि आरबीआई के चलाने वाले कौन हैं, तो टोटल मेंबर्स होते हैं आरबीआई के 21 मेंबर्स। और 21 मेंबर में क्या होता है, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 4 गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, सरकार की तरफ से, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से होते हैं, और इसके अलावा 4 इसमें होते हैं डायरेक्टर्स। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम आरबीआई के रीजनल ऑफिसेस की बात की जाए, इतना बड़ा हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में एक हेडक्वार्टर तो आरबीआई का हो नहीं सकता है, इसलिए आरबीआई का ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में और साउथ इंडिया के हर एक 4 कोनों में 4 हेडक्वार्टर्स हैं। ईस्ट की बात की जाए तो ईस्ट में है दैट इज
कहां पे आजकल का कोलकाता। वेस्ट की बात की जाए तो दैट इज आपका आजकल का बॉम्बे, और बॉम्बे को याद रखना है, इट इज द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई। उसके बाद नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ में आरबीआई का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और साउथ की बात की जाए तो दैट इज साउथ में आरबीआई का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। दोस्तों ये इन ब्रीफ इतिहास हिस्ट्री बताई मैंने अबाउट आरबीआई के बारे में, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको ये वीडियो कैसा लगा।